वेलकम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रियल एनालिसिस के क्वेश्चंस जो कि CSIR नेट के हैं। ठीक है, एंड 2024 जो जुलाई का रिसेंट एग्जाम हुआ है उसकी। ठीक है, तो देखते हैं फटाफट फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कह रहा है कि लेट मुझे एक सीरीज गिवन है और ये कन्वर्जेंट सीरीज गिवन है ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, ये मुझे कन्वर्जेंट सीरीज गिवन है। अब अगर ये कन्वर्जेंट सीरीज गिवन है तो यहाँ से एक चीज़ हम लोग बता सकते हैं कि AN सीक्वेंस 0 को टेंड करेगी। ठीक है, अब कह रहे फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 हमने AN एंड BN डिफाइन करी। किस तरीके से डिफाइन किया इसने? AN को इसने डिफाइन किया है कि ये मेरे पास उन सारी टर्म्स AN के उन सारी टर्म्स को कलेक्ट कर रहा है जो कि ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, और अगर ग्रेटर देन 0 नहीं है तो उस केस में 0 है। ठीक है, एंड BN की उन सारी टर्म्स को कलेक्ट कर रहा है जब मेरे पास लेस देन 0 है, तब तो AN ही आएगी। अगर वो ग्रेटर देन 0 हो जाती गलती से तो फिर उस जगह 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसने AN एंड BN ये सीक्वेंसेस डिफाइन करी है। ठीक है, अब देखते हैं। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नेसेसरली ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी, और ये पार्ट सी के क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें से एक से भी ज़्यादा स्टेटमेंट्स करेक्ट हो सकती है ना। तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है कि AN है वो 0 को टेंड करेगी एंड BN 0 को टेंड करेगी एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी पे। अब देखो यहाँ से AN है वो 0 को टेंड कर रही है, तो जब AN 0 को टेंड करिए तो उसकी जो भी सब सीक्वेंसेस बनेंगी, आइदर पॉजिटिव नेगेटिव, जो भी सब सीक्वेंसेस बनेंगी वो सारी 0 को टेंड करेगी। तो AN भी 0 को टेंड करेगा एंड BN भी 0 को टेंड करेगा। इसका मतलब ये ऑप्शन तो यहीं से करेक्ट हो जाता है ना। अब चलते हैं सेकंड वाले ऑप्शन पे। कह रहे हैं कि इफ सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, जो मुझे गिवन सीरीज है वो अगर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होती है, यानी कहने का मतलब अगर इसका मॉडुलस कन्वर्जेंट रहता है। ठीक है, अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है दैट मीन्स कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज गिवन है। देन कह रहे कि क्या बोथ AN एंड BN सीरीज जो बनेगी वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट रहेंगी। अब देखो यहाँ से, अब मुझे जैसे गिवन है कि अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है, साथ में मुझे ये AN भी कन्वर्जेंट गिवन थी। ठीक है, AN मेरे पास कैसी सीरीज है, सॉरी सीक्वेंस कैसी है, जो ग्रेटर देन 0 वाली टर्म्स को कलेक्ट कर रही है। ठीक है, और अदरवाइज क्या है, 0 है। तो यहाँ पे अगर मैं मॉडुलस ऑफ AN कैलकुलेट करती हूँ तो वो मुझे क्या मिलेगा, समीशन AN व्हेन AN इज ग्रेटर देन 0 और 0 अदरवाइज। कहने का मतलब ये मेरे पास जो AN आएगी वो किसके इक्वल बन जाएगी, इसी के इक्वल बन जाएगी, है ना। बाकी अगर नेगेटिव टर्म्स है तो वो तो 0 है, तो अगर नेगेटिव टर्म्स भी यहाँ पे इंक्लूड हो जाती है, जैसे ये AN वाली जो सीरीज गिवन थी इसमें सारी जो नेगेटिव वाली टर्म्स भी थी, जो नेगेटिव वाली टर्म्स भी आ रही थी वो भी पॉजिटिव बन के निकलेंगी, और यहाँ पे जो नेगेटिव वाली टर्म्स आ रही थी AN के अकॉर्डिंग, मतलब इस कैपिटल AN के अंदर, वो सब 0 के इक्वल हो जाएंगी, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये AN है ये हमेशा इससे छोटा मिलेगा इस सीरीज से। इसका जो सम रहेगा, जो AN का सम रहेगा उसमें सिर्फ पॉजिटिव AN के टर्म्स ही आएंगी जब AN मेरे पास ग्रेटर देन 0 रहेगा। ठीक है, और बाकी सब जो टर्म्स बच रही है नेगेटिव वाली वो 0 आ जाएंगे। लेकिन ये जो सीरीज है ये वाली, इसके अंदर नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, तो इसका मतलब इसका जो सम आएगा उससे हमेशा ये AN का सम छोटा ही मिलेगा, है ना। इसका मतलब ये मुझे मिल गया कि समेशन ऑफ AN इज लेस देन इक्वल्स टू समेशन ऑफ मॉडुलस AN, और ये मुझे पता है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट का मतलब क्या हुआ कि अब ये इससे छोटी है तो ये भी कन्वर्जेंट हो जाएगी, और इसका मॉडुलस अगर कन्वर्जेंट हो गया दैट मीन्स कि ये भी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, तो इसको इस तरीके से कर सकते हैं। अब देखो सिमिलरली जो इसने BN की बात बोली है, अब BN में अगर मैं डिफाइन करूंगी तो सबसे पहले इसका मॉडुलस डिफाइन करते हैं। तो वो क्या आएगा, AN लेस देन 0 और 0 अदरवाइज के केस में। अब देखो BN में क्या होगा, जो मुझे गिवन थी ना AN, इसके अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों टाइप के टर्म्स भी आ सकती थी, है ना। तो जो BN है ये अपने अंदर कैसी एलिमेंट्स कंटेन कर रहा है AN के, जो नेगेटिव है, और नेगेटिव का मॉडुलस कर दिया उसने। ठीक है, यानी जो नेगेटिव टर्म्स आ रही थी उसका मॉडुलस तो पॉजिटिव ही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये नेगेटिव वाली टर्म्स इसके अंदर इंक्लूड होंगे अब BN के अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ से जैसे हमने सिमिलर वे से AN को किया वैसे कर देंगे इसको भी। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो समीशन BN आएगी वो भी यहाँ से AN की समीशन से छोटी हो जाएगी,
लेस देन एंड इक्वल, है ना, क्योंकि an के अंदर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म्स इंक्लूड हो रही थी, ठीक है। तो मतलब इसमें जो नेगेटिव टर्म्स भी थी वो भी पॉजिटिव बन जा रही थी। कहने का मतलब यहाँ पे जो भी सम आ रहा था वो हमेशा बड़ा आएगा इससे, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ नेगेटिव टर्म्स का सम हो रहा था, ठीक है। तो इसका मतलब ये चीज़ मुझे ऐसे मिल गई। तो यहाँ से भी कंपैरिजन टेस्ट से बोल सकते हैं कि जो bn है वो मेरे पास एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाएगा, क्योंकि ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, दैट इज ये कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट हो जाएगी। और अगर मोडलेस कन्वर्जेंट है देन दैट मीन्स एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, हेंस bn भी क्या हो जाएगी, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, ठीक है। तो इस तरीके से कर दिया इसको, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं, कह रहे कि बोथ, क्या ये मेरे पास कन्वर्जेंट रहेंगी। अगर मैं सीरीज यहाँ से लेकर चलूँ, कह रहे कि क्या ये मेरे पास कन्वर्जेंट रहेगी। एक बार के लिए मुझे गिवन क्या था कि an है वो कैसी गिवन है, कन्वर्जेंट, सिर्फ ये गिवन है ना, an सीरीज क्या गिवन है, कन्वर्जेंट, दैट मीन्स कि an है वो मुझे कन्वर्जेंट सीरीज गिवन है, ठीक है। अब अगर ये कन्वर्जेंट सीरीज गिवन है, मैं यहाँ से एक बार के लिए an को ये ले लूँ -1 की पावर n अपॉन में n, लिबनिज टेस्ट से क्या बोल सकते हैं कि ये कन्वर्जेंट है ना, क्योंकि अल्टरनेटिंग सीरीज है, ठीक है। अब जो an कंटेन कर रहा था, an क्या कंटेन करेगा, an व्हेन an इज ग्रेटर देन 0 एंड 0 अदरवाइज के केस में, ठीक है। तो यहाँ पे जो an आएगा उसके अंदर कैसे एलिमेंट्स आ जाएंगे, देखो यहाँ पे an क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, है ना। तो इसके अंदर ऐसे आ जाएगा कि ये मेरे पास कैसे कैसे बनेगी, एक बार के लिए जैसे अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करती हूँ तो ये तो नेगेटिव आएगी, तो नेगेटिव के केस में तो 0 लिखा जाएगा क्योंकि यहाँ पे अदरवाइज के केस में 0, फिर पॉजिटिव रखा तो कितनी आ जाएगी 1/2, सॉरी 2 रखा जब, ठीक है, 2 रखा तो ये 1/2, फिर 3 रखा तो 0, फिर 1/4, फिर 0 1/6, 0 1/8 एंड सो ऑन, तो ऐसे चलती जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ये कैसी an जो सीक्वेंस बनेगी वो कैसी सीक्वेंस बन गई, 1/2n, वहन 1/2n जब मेरे पास n क्या है, इवन, और n जब ओड है तो उस केस में क्या आ गई, 0, तो an अब मेरे पास ये बन गई। तो क्या ये सीरीज मेरे पास कन्वर्जेंट है, अगर मैं इस an सीरीज को कैलकुलेट करूं तो ये n इवन का केस ले लेना, यहाँ से n को मतलब इवन ही पुट करना है, तो यहाँ से 2t से इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास सीरीज कैसी हो जाएगी, डाइवर्जेंट होती है ना ये, है ना, इस 1/n की वजह से, तो इसका मतलब ये तो डाइवर्जेंट निकल गई, ठीक है। तो an क्या बोली इसने कि an एंड bn कन्वर्जेंट रहेगी, इसी तरीके से bn को भी दिखा देंगे। bn के अंदर कैसी टर्म्स आ रही थी, नेगेटिव टर्म्स आ रही थी, ठीक है। तो इसमें अब की बार क्या हो जाएगा, ये जैसे हम -1/n लेकर चले हैं तो यहाँ पे bn में क्या आ जाएगा, अगर bn की बात करें तो वो क्या निकल जाएगा, नेगेटिव वाली टर्म्स इकट्ठी करेगा, तो इसमें आएगा पहले -1, सेकेंड 0, फिर -1/3, फिर 4 0, फिर -1/5 एंड सो ऑन टू, तो इसके अंदर ये क्या बन जाएगी, अब मेरे पास ओड सीक्वेंसेस, ओड टर्म्स कंटेन कर जाएंगी, तो ये भी डाइवर्जेंट हो जाएगी सीरीज की अगर बात करें, है ना। जैसे ये मेरे पास क्या बन जाएगी, माइनस का 1 + 1/3 1/5 एंड सो ऑन टू, तो ये तो मुझे पता है डाइवर्जेंट ही होती है, तो इसका मतलब bn सीरीज भी क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट, हेंस इसका मतलब थर्ड ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, कह रहे हैं कि इफ an इज नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, अगर an एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं हुई तो कह रहे हैं कि ये दोनों डाइवर्जेंट होंगी, ये बिल्कुल सही बात है ना, कि अगर an मेरे पास एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं हुई, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट अगर नहीं होगी इसका मतलब क्या होगा कि ये जो an है ये मेरे पास कन्वर्जेंट नहीं है ना, डाइवर्जेंट है, ठीक है। अब अगर ये ही डाइवर्जेंट हो गई तो ये मेरे पास जो सम निकल के आएंगे इसके वो भी मतलब उसी टाइप का निकल कर आएगा, है ना, क्योंकि जो an और bn निकल के आएंगे वो भी मेरे पास कैसे निकल के आएंगे, डाइवर्जेंट, क्योंकि ये सब इसके ऊपर डिपेंड कर जाएगा अब an के ऊपर, ठीक है। अब ये खुद ही डाइवर्जेंट है तो उसके अंदर अगर फाइनाइट अगर an और bn को आधा आधा भी कर लेंगे तो भी वो मेरे पास क्या होगी, डाइवर्जेंट ही रहेगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि फोर्थ ऑप्शन मेरे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, हेंस इसके फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे, देखो कह रहा है कि f मुझे एक फंक्शन गिवन है जो इसकी डोमेन जो गिवन है वो मुझे सेमी ओपन गिवन है, ठीक है, सेमी ओपन क्लोज्ड गिवन है एंड 1 से इन्फिनिटी ये जा रहे हैं, ठीक है, और एफ एक्स को इसने ये डिफाइन किया है 1/n
1 माइनस एक्स। फॉर एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 लेट पी एन एक्स, कह रहा है कि पी एन एक्स इसने ये डिफाइन किया है, तो हमें पूछ रहा है कि एफ एक्स इज नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस, सीक्वेंस पी एन एक्स कन्वर्जेस टू एफ एक्स यूनिफॉर्मली पॉइंट वाइज, एंड मतलब किसको करेगी, वो पॉइंट वाइज करेगी, यूनिफॉर्मली करेगी, क्या करेगी वो हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या क्या गिवन है, देखो एफ एक्स है वो 1/1 माइनस एक्स गिवन है, पी एन एक्स है वो क्या गिवन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन टू एक्स की पावर एन। ठीक है, एंड एफ है वो 0 1 से इन्फिनिटी 4 है। ठीक है, अब हमें इसको चेक करना है कि क्या एफ मेरा यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है। अच्छा एक बात बताओ, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस के लिए हम क्या चेक करते हैं कि मुझे ये डोमेन गिवन है, अगर इसके एंड पॉइंट्स पे जो लिमिट्स हैं वो अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो इसका मतलब मैं क्या बोल दूंगी कि वो मेरे पास क्या होता है, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस नहीं होता। ठीक है, इसके एंड पॉइंट्स पे अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर इसका एंड पॉइंट पे ही निकाल लेते हैं 1/1 माइनस एक्स, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी को टेंड करेगी, है ना। इसका मतलब इसके एंड पॉइंट पे तो ये कॉन्टिन्यूटी नहीं आ रही है ना, तो इसका मतलब ये मेरे पास इसमें यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस नहीं है इस इंटरवल के अंदर, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन मेरे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, देखो कह रहा है कि द सीक्वेंस पी एन एक्स कन्वर्जेस टू एफ एक्स पॉइंट वाइज ऑन ये, कह रहे हैं कि क्या जो मुझे ये पी एन एक्स गिवन है ये एफ एक्स को, इस एफ एक्स को पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है 0 1 पे। तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस के लिए क्या होता है कि लिमिट उसकी हर पॉइंट के ऊपर एग्जिस्ट कर जाए, है ना। पी एन एक्स क्या गिवन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन टू एक्स की पावर एन। अच्छा ये मेरे पास जीपी सीरीज बन रही है ना, तो इसका जो सम निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आएगा 1 माइनस एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, है ना, ये इसका सम निकल के आएगा। ठीक है, अब क्योंकि ये मैंने इस टाइप से क्यों लिया, क्योंकि एक्स मुझे कैसा गिवन है, किसके अंदर बिलोंग कर रहा है 0 से 1 में। ठीक है, यानी 0 से 1 के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो कहने का मतलब एक्स मेरे पास कैसा है लेस देन 1, तो इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है। ठीक है, अच्छा ये मेरे पास आ गया। अब क्या करना है, यहाँ से पी एन एक्स को हमें देखना है कि क्या वो 1/1 माइनस एक्स को टेंड कर रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पी एन एक्स, अगर इसमें x 0 से 1 के बीच में कहीं पे भी लाई कर रहा है, चले पहले x को 0 ले लेते हैं, x को 0 लिया तो ये चीज़ 0, ये चीज़ 0 1 आ जाएगी। ठीक है, x को जब 0 से 1 के बीच में लिया, x जब 0 से 1 के बीच में लाई करेगा तो ये वाली चीज़ मेरी क्या हो जाएगी, क्योंकि n जब इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो ये मेरा 0 को टेंड कर जाएगा, ये वाली चीज़ है ना। तो जब ऐसा होगा, ये 0 को चला गया तो इसका मतलब ये मेरे पास क्या बन जाएगा 1/1 माइनस एक्स, कहने का मतलब ये मेरे पास पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हो गया। अच्छा 0 के केस में भी यही होता, अगर यहाँ पे x की जगह 0 पुट कर देंगे तो ये भी इसी को ही जाएगा। तो कुल मिला के हम ऐसा बोल सकते हैं कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पी एन एक्स इक्वल्स टू 1/1 माइनस एक्स। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0,1। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेरा क्या हो गया पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, क्योंकि ये कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हो गया किसको, एफ एक्स को, हेंस की ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड ऑप्शन पे, कह रहे कि पी एन एक्स है वो क्या मेरा एफ एक्स को कन्वर्ज कर रहा है यूनिफॉर्मली 0 से 1 के बीच में। अच्छा देखो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट के लिए हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एम एन टेस्ट, है ना, एम एन टेस्ट अप्लाई कर देंगे तो वहां से पता चल जाएगा कि यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, अब इतनी बात तो मुझे पता चल गई कि जो पी एन एक्स है वो एफ एक्स को कन्वर्ज कर रहा है, तो एम एन टेस्ट के लिए क्या अप्लाई करते हैं, सबसे पहले एम एन निकालेंगे तो वो मेरे पास क्या होता है सुप्रीमम, है ना, सुप्रीमम ऑफ एक्स बिलोंग्स टू 0 1, और अंदर क्या आता है पी एन एक्स माइनस में एफ एक्स, है ना, क्या आ जाएगा ये इक्वल्स टू में सुप्रीमम ऑफ एक्स बिलोंग्स टू 0 1। ठीक है, पी एन एक्स क्या था, मॉडुलस है ये, पी एन एक्स कितना था 1 प्लस, अच्छा इसका फॉर्मूला हमने अप्लाई किया था 1 माइनस एक्स की पावर एन माइनस एन प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, है ना। ठीक है, इसको अगर थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे तो ये आ गया सुप्रीमम एक्स बिलोंग्स टू 0 1 1 माइनस एक्स की पावर एन प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स, दैट इज एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स। ठीक है,
इसका मॉडुलस, और बाहर क्या आ जाएगा, सुप्रीमम। अच्छा एक बात बताओ कि x है वो 0 से 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो किस किस पे आएगी, जब 1 होगा, जब x मेरा 1 होगा, मतलब कहने का मतलब जब x मेरा 1 को टेंड करेगा तब वही मैक्सिमम वैल्यू देगा, और हमें सुप्रीमम ही तो कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से x जब मेरा 1 को जाएगा तो ये चीज मेरी किसको चली जाएगी, इन्फिनिटी को चली जाएगी, है ना। या तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, या फिर अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है तो हम क्या करते हैं, पहले m1 m2 इन सबको निकाल के चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि m1 निकाला पहले तो n की जगह 1 पुट किया, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, सुप्रीमम x बिलोंग्स टू 0 1, ठीक है, x की पावर 2 अपॉन, क्योंकि n की जगह क्या पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया, ठीक है, m1 निकाल रहे हैं, और अपॉन में क्या आ जाएगा 1 माइनस x, ठीक है। अब यहाँ पे फिर सुप्रीमम निकालना है हमें, तो मैक्सिमम वैल्यू तो 1 पे ही देगा, और वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी। सिमिलरली m2 भी इन्फिनिटी आ जाएगा, ऐसे करके सारे ही इन्फिनिटी आ गए। इसका मतलब mn टेस्ट है वो, उससे क्या हो रहा है, mn इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। हेंस इसका मतलब मुझे क्या मिला कि ये मेरा यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट तो नहीं होगा, है ना। तो ये मेरे पास यूसी नहीं होगा, किस पे, 0 1 पे। हेंस ये ऑप्शन मेरे पास क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। अब देखते हैं फोर्थ ऑप्शन, कह रहे द सीक्वेंस पी एन एक्स कन्वर्जेस टू एफ एक्स यूनिफॉर्मली ऑन 0 से सी। अच्छा ये जो दिक्कत कर रहा था कि पी एन एक्स है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं कर पा रहा था, वो सिर्फ 1 की वजह से दिक्कत कर रहा था, क्योंकि जैसे ही मैं कोई सीक्वेंस ले रही थी जो 1 को अप्रोच कर रही थी, तो उस केस में वो मेरा एम एन जो था ना वो इन्फिनिटी को टेंड कर रहा था, है ना। और जो सुप्रीमम भी कैलकुलेट करे थे वो भी हम किसके ऊपर करे थे, क्योंकि एक्स इक्वल्स टू 1 के ऊपर ही मैक्सिमम वैल्यू दे रहा था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये 1 दिक्कत कर रहा था, अगर इस 1 को हम हटा दें या 1 से छोटा कोई एलिमेंट ले ले तो वो यूनिफॉर्मली पक्का कन्वर्ज कर जाएगी। तो यहाँ से ये 0 सी के ऊपर कन्वर्ज कर जाएगी, क्योंकि 1 ही दिक्कत कर रहा था और सी है वो 0 से 1 के बीच में लाई कर है। तो इस तरीके से भी सोच सकते हैं ना इसको। तो इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो कह रहे कि के है वो मुझे सबसेट गिवन है आर का, और ये कैसा गिवन है, नॉन एम्प्टी, ठीक है। एफ है वो के से के जा रहा है, और ये कैसा गिवन है, कॉन्टिन्यूस गिवन है, सच दैट x माइनस 1 इज लेस देन एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई, ठीक है। ये मुझे कंडीशन गिवन है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू के। हमें बोल रहा है कि सबसे पहले तो सर्जेक्टिव के बारे में पूछा इसने, ठीक है। फिर इसने ये पूछा कि अगर के 0 1 है तो क्या ये सर्जेक्टिव होगा। फिर इसने इंजेक्टिव एंड इसकी कॉन्टिन्यूटी के बारे में पूछा है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिविटी चेक कर लेते हैं, ठीक है। गिवन क्या क्या था कि एफ है वो के से के कॉन्टिन्यूस गिवन है और ये कंडीशन गिवन है साथ में। तो सर्जेक्टिव के लिए क्या करते हैं, देखो यहाँ पे इसने के सबसेट दिया है आर का और नॉन एम्प्टी दिया है, मैं के को एन उठा लेती हूँ, ठीक है। और मैंने एक मैपिंग ड्रॉ करी जो एन से एन जा रही है एंड कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। और एक इस तरीके से डिफाइन कर दी कि एफ ऑफ एन है वो एन प्लस 1 के इक्वल है, ठीक है। अब अगर ऐसा लिया तो ये कंडीशन को फॉलो कर जाएगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा। एन प्लस 1, इसको ऐसे ले लेते हैं, एक्स प्लस 1 माइनस वाई माइनस 1, है ना। यहाँ पे इसकी जगह एक्स प्लस 1, सॉरी एफ एक्स की जगह एक्स प्लस 1 एंड एफ वाई की जगह वाई प्लस 1, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई। ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ना ये, है ना, एक्स माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई आ गया, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब ये कंडीशन इसने सेटिस्फाई कर ली, मैं ये मैपिंग ले सकती हूँ, है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये मैपिंग ले ली, अब मुझे पता है कि ये हमें क्या चेक करवा रहा है, सर्जेक्टिविटी चेक करवा रहा है। अब सर्जेक्टिविटी में क्या होता है कि यहाँ पे आने वाले हर एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट कर जानी चाहिए, लेकिन की तो नेचुरल नंबर में से आ रही है। तो अगर मैं यहाँ पे 1 ले लेती हूँ, मतलब नेचुरल नंबर में 1 भी तो एग्जिस्ट करेगा, क्या इसकी प्री इमेज मुझे यहाँ पे मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर यहाँ पे 1 आना चाहिए इसका मतलब n को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, लेकिन n तो यहाँ से 0 हो नहीं सकता क्योंकि वो तो नेचुरल नंबर के अंदर बिलोंग करता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो जाएगा कि मेरा सर्जेक्टिव होना तो जरूरी नहीं है मैपिंग का, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ नीड नॉट टू बी सर्जेक्टिव, ठीक है। अब कह रहे कि के को अगर, अच्छा इंजेक्टिविटी और चेक कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, इंजेक्टिविटी चेक कर लेते हैं। तो इंजेक्टिविटी के लिए क्या होता है कि एफ ऑफ एक्स अगर एफ ऑफ वाई के इक्वल है और एक्स इक्वल्स टू वाई आ जाता है तो 1 1 हो जाता है ना। अब देखो जब एफ एक्स मेरा एफ वाई के इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ एक्स
ऑफ एफ वाई, इनका अगर डिफरेंस करते हैं, मॉडुलस अप्लाई करते हैं, तो ये 0 के इक्वल आ जाएगा। और ये किसके इक्वल था? x माइनस वाई था, वो लेस देन इक्वल्स टू एफ एक्स माइनस एफ वाई था ना, ठीक है। अब ये वाली चीज मेरे पास क्या हो गई? 0 के इक्वल। इसका मतलब इसने क्या इंप्लाई किया कि x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 0, लेकिन मॉडुलस वैल्यू है, क्या कभी लेस देन 0 हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। इसका मतलब इसने क्या इंप्लाई किया कि x माइनस वाई 0 के इक्वल। और अगर मॉडुलस वैल्यू 0 के इक्वल हो रही है, तो कहने का मतलब यहाँ से क्या हुआ कि x है वो y के इक्वल होगा, तभी तो ऐसा हुआ है ना। तो हम लेकर क्या चले थे कि एफ एक्स है वो एफ वाई के इक्वल है, प्रूव हमने क्या कर दिया कि एक्स है वो वाई के इक्वल है। इसका मतलब 1 1 की कंडीशन सेटिस्फाई है ना। अब 1 1 की कंडीशन सेटिस्फाई, इसका मतलब फंक्शन इंजेक्टिव, ठीक है। अब देखो यहाँ से इसने क्या बोला है कि एफ मस्ट बी सर्जेक्टिव इफ के 0 1। अगर के मेरे पास क्लोज्ड 0 1 रहता है क्या, तो क्या एफ सर्जेक्टिव होगा? ठीक है, कहने का मतलब अगर एफ मेरा के मेरा 0 1 के इक्वल है, क्लोज्ड इंटरवल, दैट इज एफ है वो के से के पे जा रहा है, कहने का मतलब 0 1 से 0 1 पे मैपिंग जा रही है। और साथ में एक कंडीशन और गिवन है, क्या कि x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू एफ एक्स माइनस में एफ ऑफ वाई, ठीक है। अब कह रहे हैं कि ये चीजें मुझे गिवन है, तो कह रहे हैं कि क्या ये इस केस में सर्जेक्टिव होगा? अच्छा, तो इसको कैसे करेंगे? देखो, सर्जेक्टिव का मतलब ये हो गया, यहाँ से जैसे हमने यहाँ से मान लिया कि एफ ऑफ 0 कुछ ए एलिमेंट दे रहा है मुझे, ठीक है, और एफ ऑफ 1 पे बी वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब हमें यहाँ से सर्जेक्टिव दिखाना है, तो सर्जेक्टिव का एक सीधा सा मतलब क्या हो गया कि हमें एक बार ए बी सेट, दैट इज एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 1, एक बार इसका सबसेट दिखाना है, ठीक है, और 0 1 को इसका सबसेट दिखाना है। देखो ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा करने पे मुझे क्या मिल जाएगा कि एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 1, ये जो मेरे पास बनेगा ना इंटरवल, ये क्या हो जाएगा, इस 0 1 के अगर इक्वल हो गया ना, कहने का मतलब इस 0 1 की सारी इमेजेस इसके अंदर लाई कर गई, है ना। इसका मतलब मुझे क्या मिला कि ये ऑन्टो हो जाएगा इस केस में, है ना। तो अगर मैं ऐसा दिखा पाऊं तो ये ऑन्टो प्रूव हो जाएगा, सर्जेक्टिव प्रूव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक बात तो हमें पता है कि जो भी जैसे एफ है वो मेरा कहाँ से कहाँ जा रहा है, के से के जा रहा है, दैट इज 0 1 से 0 1 के ऊपर, ठीक है। तो इसके तो सारे एलिमेंट्स की इमेज होनी चाहिए, तभी तो वो फंक्शन बनेगा, ठीक है। तो इतनी चीज तो हमें क्लियर है कि अगर इसके हर पॉइंट की इमेजेस आएंगी तो एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 1 ये तो हमेशा सबसेट ही मिलेगा 0 1 का। इतनी बात तो क्लियर ही है ना, क्योंकि इससे बाहर तो एलिमेंट ही नहीं जाएंगे, इससे जो इसकी जो कोडोमेन गिवन है, रेंज से बाहर तो जा ही नहीं सकता, ठीक है। कोडोमेन से बाहर तो रेंज जा ही नहीं सकती। तो इतनी बात तो क्लियर है। अब हमें सिर्फ ये शो करना है कि 0 1 इज सबसेट ऑफ एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 1, ठीक है। अच्छा, यहाँ से अगर कुछ ऐसा दिखा पाए कि जो इस सेट की लेंथ है, लेंथ वो अगर मेरी 1 आ रही है, तो मैं ऐसा शो कर सकती हूँ कि वो 1 इसी केस में, मतलब वो लेंथ इसकी भी 1 है और इसकी भी 1 है और इसकी इमेज है वो इससे बाहर नहीं जा सकती, तो इसका मतलब ये भी मेरे पास यही सेट बन जाएगा। तो उस केस में हमें सिर्फ क्या करना है, हमें शो करना है कि 0 1 इज सबसेट ऑफ ए बी, ठीक है। अच्छा, गिवन क्या था कि x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, x को एक बारी के लिए 1 ले लेते हैं एंड y को 0 ले लेते हैं इस वाली केस में। तो ये क्या बन जाएगा, क्योंकि x को 1 तो ले ही सकते हैं, है ना, क्योंकि ये तो इसका डोमेन का हिस्सा हुआ, क्योंकि 0 1 से 0 1 पे जा रही थी। तो इसमें से मैंने x को 0 1 उठा लिया और y को 0 उठा लिया, दो एलिमेंट्स उठा लिए इसके। तो इसके अंदर पुट कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगी, 1 माइनस 0 इज लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0 लेस देन इक्वल्स टू, ये 1 आ गया। अच्छा, एफ ऑफ 1 क्या था, ए, सॉरी एफ ऑफ 0 क्या था, एफ ऑफ 0 ए था और ये बी था, तो ये क्या हो जाएगा, बी माइनस ए। कहने का मतलब ये हुआ कि जो मॉडुलस ऑफ बी माइनस ए आई वो मेरे पास क्या आई, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अच्छा, अब बी माइनस ए की जो लेंथ है ये, वो मेरे पास क्या आ गई, या मैं ये कह सकती हूँ कि बी और ए का डिस्टेंस क्या है, वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 आया है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि जब इंटरवल की लेंथ ही जो कोडोमेन का हिस्सा है उसकी खुद की लेंथ ही मेरे पास क्या है, 1 के इक्वल है,
तो क्या इसकी जो लेंथ है वो 1 से बाहर जा सकती है? बिल्कुल भी नहीं जा सकती। इसका मतलब क्या हुआ कि b माइनस ए की जो लेंथ रहेगी वो 1 रहेगी, और b माइनस ए की लेंथ 1 होने का क्या मतलब है कि जो मेरा ए बी है वो किसके इक्वल हो जाएगा? 0 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके से भी इसको किया जा सकता है ना? तो इसका मतलब ये मेरे पास क्या हो जाएगा, f को क्या होना पड़ेगा, जैसे ही मैंने क्या दिखा दिया कि ए बी है वो मेरा 0 1 के ही इक्वल है, दैट इज f ऑफ 0 और f ऑफ 1 जो इंटरवल बन रहा है वो पूरा 0 1 के इक्वल बन रहा है। इसका मतलब ये सर्जेक्टिव हो जाएगा, तो हेंस बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट। अच्छा, इंजेक्टिव हमने शो कर दिया था, तो इंजेक्टिव तो दोनों में है। अब हमें यहाँ से सिर्फ क्या चेक करना है कि एफ इनवर्स कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। अच्छा, एफ इनवर्स इसने खुद से डिफाइन करके दिया है, इसका मतलब एफ इन्वर्टिबल उसने ऑलरेडी दिया है। कहने का मतलब यहाँ से इसने एफ को ऑलरेडी 1 1 एंड ऑन टू गिवन है। ठीक है, तभी तो एफ इनवर्स डिफाइन हुआ है। तो ये चीजें गिवन है, हमें सिर्फ चेक करना है कि क्या एफ की है वो एफ ऑफ के से के पे जो मैपिंग जा रही है एफ इनवर्स वो क्या कॉन्टिन्यूस होगी। ठीक है, अच्छा इसके लिए क्या करेंगे, देखो कॉन्टिन्यूटी की जो डेफिनेशन होती है, कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन क्या बोलती है कि अगर किसी फंक्शन को हमें कॉन्टिन्यूस दिखाना है तो हम क्या करते हैं कि एफ ऑफ एक्स माइनस में एफ ऑफ वाई इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एक्स माइनस वाई इज लेस देन डेल्टा, है ना? अगर ये चीज़ हम शो कर देते हैं तो इसका मतलब कॉन्टिन्यूस हो जाता है फंक्शन। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से हमें किसके लिए चेक करना है, एफ इनवर्स एफ ऑफ के से के जा रहा है। ठीक है, एफ इनवर्स एफ के से के जा रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये एफ इनवर्स एक मैपिंग गिवन है, इसके अंदर अगर मैं एलिमेंट लूंगी तो वो मेरे पास एफ एक्स एफ वाई टाइप के एलिमेंट्स आएंगे, है ना? तो मैं एक एलिमेंट उठाती हूँ अल्फा जो बिलोंग कर रहा है एफ के में से एंड बीटा। तो अल्फा जो होगा वो एफ एक्स फॉर्म का ले लिया एंड बीटा है वो एफ ऑफ वाई फॉर्म का ले लिया। ठीक है, यहाँ से अब हमें क्या शो करना है कि एफ इनवर्स ऑफ अल्फा माइनस एफ इनवर्स ऑफ बीटा इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर अल्फा माइनस बीटा इज लेस देन डेल्टा। अगर ऐसा शो कर पाए तो इसका मतलब ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, कॉन्टिन्यूटी को शो कर देंगी। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, देखो गिवन क्या था, गिवन कंडीशन थी कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई, है ना? ये गिवन था। ठीक है, इसका भी यूज करेंगे। यहाँ से देखो एफ इनवर्स अल्फा माइनस एफ इनवर्स बीटा लेकर चलते हैं, लेस देन एप्सिलॉन, सॉरी लेस देन एप्सिलॉन ही, एक बार के लिए इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। एफ इनवर्स ऑफ अल्फा, अच्छा अल्फा को एफ एक्स माना था, माइनस एफ इनवर्स ऑफ, इसको एफ आई माना था। ठीक है, किसके इक्वल आ गया ये, एफ इनवर्स पे एफ अप्लाई हो, एफ पे एफ इनवर्स अप्लाई हो रहा है तो ये एक्स हो जाएगा, तो ये आ गया एक्स माइनस वाई के इक्वल। ठीक है, तो ये लेस देन एप्सिलॉन ले लिया। अब अगर ये मैंने लेस देन एप्सिलॉन ले लिया तो मुझे अब सिर्फ वेन एवर क्या कि अल्फा माइनस बीटा अगर लेस देन डेल हो जाए तो ये चीज हमारी ट्रू हो जाएगी। ठीक है, अब x माइनस वाई था वो क्या गिवन था, ये चीज, है ना? तो यहां से हम क्या करते हैं, और अल्फा क्या था, कहने का मतलब अगर अल्फा माइनस बीटा है वो लेस देन डेल है, कहने का मतलब एफ एक्स माइनस में एफ वाई ये होना चाहिए। ठीक है, मैं क्या करती हूँ यहाँ से अल्फा और डेल को दोनों को इक्वल ले लेती हूँ, जब मैंने सॉरी एप्सिलॉन और डेल दोनों को क्या ले लेती हूँ, इक्वल ले लेती हूँ, तो ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई कर जाएगा, गिवन कंडीशन है। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया कि एफ इनवर्स ऑफ अल्फा माइनस एफ इनवर्स ऑफ बीटा इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर क्या कि एफ एक्स माइनस एफ वाई इज लेस देन डेल। ठीक है, या फिर अल्फा माइनस बीटा इज लेस देन डेल। तो इसका मतलब इसने कॉन्टिन्यूटी के डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर गया, तो हैंस ये मेरे पास क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ से कि ये मेरे कॉन्टिन्यूस होगा और फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा,
एंड सेकंड एंड थर्ड ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे इसके। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो कह रहा है कि an है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू an है n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक सीक्वेंस गिवन है। ठीक है, देखो कह रहा है कि an मुझे एक सीक्वेंस गिवन है पॉजिटिव रियल नंबर्स की। ठीक है, एंड bn है वो क्या गिवन है कि an अपॉन में मैक्सिमम ऑफ a1 a2 एंड सो ऑन टू an। ठीक है, तो मुझे क्या बोल रहा है कि bn के लिमिट के बारे में पूछ रहा है कि bn की लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो क्या an बाउंडेड होगा, bn की लिमिट अगर 1 आती है तो क्या an एग्जिस्ट करेगी, bn की लिमिट अगर 1/2 आती है तो क्या an की लिमिट r के अंदर एग्जिस्ट करेगी, और bn की लिमिट अगर 0 के इक्वल आती है तो क्या लिमिट होगी an की वो 0 के इक्वल होगी, है ना। इसने ये बोला है, तो इसके लिए क्या करते हैं, देखो सबसे पहले bn क्या गिवन है, bn इक्वल्स टू में an अपॉन में मैक्सिमम ऑफ a1 a2 एंड सो ऑन टू an। ठीक है, मैं एक बार के लिए क्या कर देती हूँ, देखो मैं ऐसा करती हूँ कि मेरे फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन एक साथ कर सकूं मैं। ठीक है, तो मैं एक बार bn की लिमिट को 1 करने की कोशिश करती हूँ। वो कैसे करती हूँ, जैसे an ने इसने कोई भी सीक्वेंस दी है पॉजिटिव रियल नंबर की, an को देखो n लेते हैं। ठीक है, तो bn क्या बन जाएगा, an की वैल्यू n अपॉन में मैक्सिमम ऑफ क्या हो जाएगा 1 2 3 एंड सो ऑन टू n। अच्छा एक बात बताओ, इनमें से मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू तो n ही रहेगी, तो ये क्या आ जाएगा n, तो ये 1 के इक्वल आ गया। हेंस bn मेरी क्या आ गई 1 के इक्वल। अगर इस पे लिमिट भी अप्लाई करेंगे, कांस्टेंट सीक्वेंस है ये। ठीक है, तो ये 1 के इक्वल ही देगा। अच्छा ठीक है, ये चीज तो हमने कर दी। अब देखो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन एंड फर्स्ट ऑप्शन दोनों एक साथ डिस्कार्ड हो जाएंगे। कैसे कि bn तो एग्जिस्ट कर रही है r के अंदर, क्योंकि bn की लिमिट तो 1 है, bn तो 1 को टेंड कर रही है, लेकिन जो an है, जो an सीक्वेंस हमने n ली, क्या वो बाउंडेड है, बिल्कुल नहीं है, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन गलत। ठीक है, अब वैसे ही इसी से ही सेकंड ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो जाएगा। कह रहे हैं कि क्या an है वो एग्जिस्ट कर रही है r के अंदर, बिल्कुल नहीं कर रही। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत। अब देखो हमें ये दोनों चेक करने हैं कि अगर bn की लिमिट 1/2 है और 1 0 है तो an के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं यहाँ से bn, सबसे पहले तो bn ही लिख लेते हैं, ये गिवन है। अगर ये लेस देन 1 है तो इसका मतलब ये चीज नीचे वाली चीज वो मुझे क्या मिलेगी, इस an से बड़ी, सॉरी बड़ी। ठीक है, तो ये मैक्सिमम वाली चीज इस an से भी बड़ी जा रही है। अब देखो यहाँ से अगर मैक्सिमम वाली चीज an से बड़ी जा रही है, कहने का मतलब an मेरे पास डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो गई, क्योंकि अगर डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगी, क्योंकि देखो an है वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, देखो an अगर डिक्रीजिंग होगी तभी तो ये चीज सेटिस्फाई करेगी। an डिक्रीजिंग है तो an को यहाँ पे आ रही है। ठीक है, और उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो यहाँ पे आ रही है, तो an से बड़ी है तभी तो इसका मतलब an हमने ये बता दिया कि ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगी। ठीक है, इतना तो मुझे पता चल गया ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है, अब क्या करना है यहाँ से, देखो कि अगर मुझे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी bn निकालना पड़े तो ये क्या होगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an अपॉन में मैक्सिमम ऑफ a1 a2 एंड सो ऑन टू an। ठीक है, और ये क्या है, लेस देन 1 है, क्योंकि मुझे bn की लिमिट क्या गिवन है, लेस देन 1, तो इसका मतलब ये मेरे पास ये लेस देन 1 होगी, ये चीज भी। ठीक है, अब अगर ये लेस देन 1 हुई, ये मेरे पास अब क्योंकि an है वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है एंड अगर एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है एंड पॉजिटिव टर्म की सीरीज है, तो यहाँ पे मुझे कोई ना कोई एक फाइनाइट टर्म मिलेगी। ठीक है, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an अपॉन में कोई फाइनाइट टर्म। ठीक है, ये मेरे पास क्या हो जाएगी bn के इक्वल, लिमिट ऑफ bn। ठीक है, यहां से लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, मैं 1/फाइनाइट बाहर ले लेती हूँ, ये 1/फाइनाइट मैंने बाहर ले लिया, an इक्वल्स टू में लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी bn। ठीक है,
एंड लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल्स टू कोई फाइनाइट टर्म, इसको मैं अल्फा नाम दे देती हूँ, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी बी एन। ठीक है, अब देखो बी एन की जो लिमिट थी वो क्या थी, लेस देन 1/2, सॉरी लेस देन 1, दैट इज बी एन की जो लिमिट थी वो 1/2 थी, तो ये अल्फा इंटू कोई 1/2 आ जाएगी। तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी मुझे क्या मिल गई, ये भी फाइनाइट था, ये भी फाइनाइट, क्या हो गई, एक मुझे फाइनाइट वैल्यू मिल गई, एग्जिस्ट कर गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए एन की लिमिट आई है वो एग्जिस्ट कर जाएगी आर के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब ये मेरे पास क्या हो गया, ट्रू ऑप्शन। अब देखो यहाँ पे अगर इसी से बी एन की वैल्यू अगर 0 हो जाती है, लिमिट बी एन की लिमिट अगर 0 हो जाती है, तो यहाँ से 1/2 की जगह 0 पुट कर देंगे, तो ये अल्फा इंटू 0 बन जाएगा, दैट इज 0। इसका मतलब लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन क्या आ गई, 0 के इक्वल। तो इसका मतलब ये चीज भी करेक्ट हो गई, हेंस फोर्थ ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको सोचने का सिर्फ यही तरीका है। देखो अगर ये लेस देन 1 हो गई ना, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार दोबारा से बता देती हूँ कि अगर ये लेस देन 1 हुई, कहने का मतलब कि मेरा जो ए एन सीक्वेंस आई है वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस आई है। ठीक है, और अगर ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस आएगी ना, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, इस मैक्सिमम डिक्रीजिंग सीक्वेंस का सिर्फ यही फायदा हुआ है कि यहाँ पे इस मैक्सिमम से हमें ये पता चला है कि इसमें एक फाइनाइट वैल्यू आएगी। ठीक है, फाइनाइट वैल्यू तो हमने यहाँ पे पुट कर दी, और फिर हमने क्या किया, इस फाइनाइट को उस साइड ले गए, तो अब ये जो ए एन की लिमिट थी वो पूरी बी एन के ऊपर डिपेंड कर गई। ठीक है, तो इस तरीके से इसको कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो कह रहे हैं कि ए एन है वो मेरे पास एक बाउंडेड सीक्वेंस गिवन है। कैसी सीक्वेंस गिवन है, बाउंडेड सीक्वेंस, सच दैट कि ए एन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी। अच्छा, इसने बाउंडेड भी दे दिया और फिर यूँ कह दिया कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी। अब ये तो एक ही केस में हो सकता है, जब मेरे पास सीक्वेंस कैसी हो, ओसिलेटरी सीक्वेंस हो। ठीक है, किन्हीं भी 2 पॉइंट पे या किन्हीं भी 4 पॉइंट पे ऐसे मतलब ओसिलेट करती रहेगी वो, और बाउंडेड है तो वो इनफाइनाइट तो जा नहीं सकती कभी भी। ठीक है, अब मुझे कह रहा है कि ऐसे सेट उसने डिफाइन किया है जो अपने अंदर एल को कंटेन कर रहा है, और वो एल है वो आर में से बिलोंग कर रही है, और वो एल है क्या, कह रहा है वो एल मेरे पास क्या है कि ए एन के जो सबसीक्वेंस है ना, एक सब सीक्वेंस वो एल को कन्वर्ट करिए, तो वो एल हमने यहाँ पे इकट्ठे करने हैं। ठीक है, या मैं ये कह सकती हूँ कि जो सबसीक्वेंशियल लिमिट होती है, सबसीक्वेंशियल लिमिट होती है वो रेंज आएगी, किसकी, रेंज सेट आता है इसका ए एन का। ठीक है, कहने का मतलब जो ए एन है उसके अंदर जितनी भी सब सीक्वेंसेज होती हैं वो जिन जिन पॉइंट को कन्वर्ट करती है ना, जिन जिन पॉइंट को, उन पॉइंट को हम इकट्ठा कर देते हैं, और वो हम क्या वो बनाती है, रेंज सेट बनाती है। ठीक है, तो ऐसा है। तो यहाँ पे देखो इसने एस है वो उन्हीं का मतलब ए एन की जो भी सब सीक्वेंसेज है, जिन जिन पॉइंट को कन्वर्ट करिए उनको इकट्ठा किया है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेसेसरली ट्रू, हमें बोल रहे हैं कि कौन सी चीजें ट्रू है, कि एस एम्प्टी होगा, एक्स के अंदर एस के अंदर एक एलिमेंट होगा, एस होगा वो कम से कम 2 एलिमेंट्स कंटेन करेगा, और एस होगा वो फाइनाइट सेट होगा। तो एस है वो एम्प्टी तो हो नहीं सकता, क्योंकि सब सीक्वेंसेज है, ए एन की सब सीक्वेंसेज किसी ना किसी पॉइंट को कन्वर्ट करेगी, क्योंकि सीक्वेंस बाउंडेड गिवन है। ठीक है, अगर बाउंडेड नहीं होती तो भी सोच लेते कि, और अगर उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो पक्का डाइवर्जेंट होती। ठीक है, तो यहाँ से ये मेरे पास कैसी हो गई कि एस है वो एम्प्टी सेट तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। कह रहे एस के पास क्या एग्जैक्टली एक एलिमेंट होएगा, बिल्कुल नहीं, एक एलिमेंट तो बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि सीक्वेंस बाउंडेड गिवन है, बाउंडेड सीक्वेंस होती है, साथ में अगर उसके पास एग्जिस्ट उसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो उसके पास कम से कम 2 लिमिट पॉइंट्स होते ही होते हैं। ठीक है, वो 2 लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करता ही करता है, उसकी रेंज सेट के अंदर 2 पॉइंट्स आते हैं, कम से कम, ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी एटलीस्ट एग्जैक्टली 1 एलिमेंट, जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल से भी डिस्कार्ड कर सकते हैं। हमने ए एन एक सीक्वेंस उठाई 0 1 0 1 0 1 0 1 एंड सो ऑन टू, अब इसकी जो रेंज सेट आएगी, या फिर मैं ये कहूँ सब सीक्वेंशियल लिमिट जो एस सेट आएगा वो 0 1 कंटेन करेगा, तो इसके पास तो 2 एलिमेंट्स है, इसका मतलब एग्जैक्टली 1 एलिमेंट तो नहीं है ना, तो इसका मतलब ये मेरे पास क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन डिस्कार्ड। ठीक है, अच्छा, एस हैज एग्जैक्टली एटलीस्ट 2 एलिमेंट, बिल्कुल कम से कम 2 एलिमेंट तो उसके पास होने ही होने चाहिए। अच्छा, कह रहे एस है वो फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है हर बार। जैसे एक सीक्वेंस उठाते हैं, यहाँ से एक फंक्शन उठाया, वो फंक्शन हम उठाते हैं जैसे हमने
एफ एक्स इक्वल्स टू में या एफ एन इक्वल्स टू में कोसेन उठाया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरे पास ये कैसा है, एफ एन इक्वल्स टू अगर कोसेन हम उठाते हैं तो ये जो सब सिक्वेंशियल लिमिट आएगी इसकी, या फिर मैं कहूँ इसका रेंज सेट आएगा, तो उसका रेंज सेट -1 से 1 आएगा और ये अनकाउंटेबल है, ठीक है। कहने का मतलब ये ऐसे ऑसिलेटरी करती रहेगी, हर पॉइंट के ऊपर जाके ऑसिलेट करेगी, लेकिन इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। तो इसका मतलब ये मेरे पास कैसी है, बाउंडेड भी है लेकिन नॉट कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट भी नहीं है, कन्वर्जेंट नहीं है इसका मतलब उसकी कोई लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है। लेकिन इसका जो रेंज सेट आ रहा है दैट इज एस सेट, एस सेट -1 से 1 आता है, तो इसका मतलब ये मेरे पास कैसा हो गया, अनकाउंटेबल। तो फाइनाइट ऐसा हो जरूरी तो नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया, हेंस इसका थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट है सिर्फ। चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स वाई मुझे ये गिवन है, एक मतलब इस टाइप से डिफाइन है कि एक्स जब 0 के इक्वल नहीं है तब ये, एक्स जब 0 के इक्वल है तब ये। यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं, इस चीज को पढ़ते नहीं है, कई बार इसको ऐसे ही लेकर चल लेते हैं अपनी मर्जी से, इस चीज को ध्यान देना बहुत जरूरी है, नहीं तो यहाँ पे दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो देखो क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले हम कर लिया एफ बाई कर लिया एक्स, 0 से 0 के ऊपर चेक करते हैं, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, है ना। और ये क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h 0 माइनस f ऑफ 0 0 अपॉन में h, ठीक है, दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0। अच्छा यहाँ पे h 0 माइनस f ऑफ 0 0 अपॉन में h क्या आ जाएगा, h 0 पे अगर मैं यहाँ पे पुट करती हूँ तो ये 0 बन जाएगा, है ना, क्योंकि y की वजह से 0 बन गया, ठीक है। तो ये 0 ही आ जाएगा, तो इसका मतलब ये एग्जिस्ट कर गया, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। अच्छा कर लिया f बाय कर ली y दैट इज 0 0 पे निकालना है, कहने का मतलब f ऑफ y 0 0 कैलकुलेट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट k टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 0 प्लस में k माइनस f ऑफ 0 0 अपॉन में k। अब देखो यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं, जैसे इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं, f ऑफ 0 k माइनस f ऑफ 0 0 अपॉन में k। जैसे वो क्या करते हैं, पढ़ते नहीं है यहाँ पे कि एक्स वाई अगर 0 के इक्वल है, यहाँ पे देखो अगर एक्स वाई 0 के इक्वल होता तो ये चीज हम यू कर सकते थे कि यहाँ पे जैसे एक्स वाई 0 के इक्वल अगर हम एज्यूम करके चलते हैं, अगर पढ़ते नहीं तो उस केस में ये क्या बन जाता, इसके अंदर पुट करना y क्या है k और नीचे x 0, ठीक है, क्योंकि x 0 गिवन था और -0 और अपॉन में k। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं कि ये चीज मेरे पास आ जाती है ना, अब ये तो पढ़ते नहीं हम कि एक्स वाई 0 0 के इक्वल गिवन है, तब ये मेरे पास 0 के इक्वल गिवन है, हम क्या करते हैं यहाँ पे भी ये चीज अप्लाई कर देते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि ये मेरा इन्फिनिटी को चला गया। लेकिन अगर x 0 के इक्वल गिवन है तो उस केस में यहाँ पे जब x 0 के इक्वल गिवन है तब मेरे पास 0 गिवन है वैल्यू, तो इसका मतलब यहाँ पे देखो ये x 0 हो गया ना, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो अब मुझे ये अड़ंगा करने की जरूरत ही नहीं है, तो ये डायरेक्ट ही 0 आ जाएगा। अदरवाइज अगर ये लेकर चलते हैं, पढ़ते नहीं ढंग से, तो इन्फिनिटी चला जाता और फिर ऑप्शन हो जाता गलत, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ से एग्जिस्ट कर गया तो ये क्या हो गया करेक्ट, ठीक है। अच्छा कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी चेक कर लेते हैं, अगर कॉन्टिन्यूटी हो गया तो डिफरेंशियबिलिटी करेंगे, अदरवाइज अगर कॉन्टिन्यूटी नहीं हुआ तो डिफरेंशियबिलिटी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो गिवन है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू में वाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स। हम इसको क्या करते हैं, हम इसको आर वाली डेफिनेशन से कर लेते हैं, ठीक है, आर थीटा वाली डेफिनेशन से क्या करते हैं, एक्स को आर कोस थीटा, ठीक है, एंड वाई को आर साइन थीटा, ये पुट कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लिमिट क्या होगा, आर टेंड्स टू 0, देखो यहाँ पे पुट किया तो ये आर साइन थीटा और ये क्या बन जाएगा आर स्क्वायर का रूट दैट इज आर, तो ये आर स्क्वायर लगा दूं इधर और नीचे क्या आ जाएगा आर कोस थीटा, ठीक है। ये क्या आ गया आर टेंजेंट थीटा एंड लिमिट आर टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे देखो ये फॉर ऑल थीटा के लिए ये चीजें होती हैं, अगर यहाँ पे हर थीटा सेटिस्फाई कर जाता है कि किसी भी थीटा के लिए मेरे पास कोई ऐसी वैल्यू नहीं आनी चाहिए जिसकी वजह से ये इसको इन्फिनिटी को ले जाए, तब मैं बोल सकती हूँ कि अब जैसे यहाँ पे आर को 0 लगाया तब ये 0 आ सकता था, लेकिन अगर यहाँ पे कोई ऐसा थीटा मिल गया जिसकी वजह से ये इन्फिनिटी को जा रही है चीज, तो फिर ये कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता।
तो यहाँ पे देखो अगर मैं थीटा को π/2 ले लेती हूँ तो टेंजेंट π/2 क्या होता है, इन्फिनिटी। तो ये इस एंगल पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ये चीज। तो जैसे ही मैं थीटा को π/2 पुट करूंगी एंड लिमिट r टेंड्स टू 0 अप्लाई करूंगी तो ये ऑलरेडी इन्फिनिटी हो चुका होगा, इस r का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब मैं बोल सकती हूँ कि इस एंगल के ऊपर ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो हैंस कॉन्टिन्यूटी फेल कर जा रहा है। ठीक है, क्योंकि वो हर थीटा के लिए सेटिस्फाई करना चाहिए, तो इसका मतलब आर एफ कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो ये चीज करेक्ट है। और अगर कॉन्टिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, हेंस ये चीज भी करेक्ट हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट में। देखो ये सबसे इजी क्वेश्चन आया था, एफ एक्स इक्वल्स टू में एक्स मोड एक्स, कह रहे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, इनमें से कौन सी चीज ट्रू है हमें बताना है। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के लिए चेक करवा रहे हैं। अच्छा इस फंक्शन को ऐसे लिख सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। अच्छा इसकी कॉन्टिन्यूटी तो डायरेक्ट हमें दिख रही है, जीरो अप्लाई करने पे ये हम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों को ही जीरो दे रहा है ना, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस है ना। कॉन्टिन्यूस तो हो गया जीरो 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 पे, क्योंकि जीरो के ऊपर ही हमें चेक करना था, इसकी जो कॉन्टिन्यूटी है वो ज्यादा से ज्यादा जीरो पे ही फेल कर सकती थी, तो इसका मतलब ये तो कॉन्टिन्यूस है हर एक पॉइंट पे, तो एफ कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। अच्छा डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या करना पड़ता है, वही लिमिट लिमिट x टेंड्स टू जीरो f ऑफ x माइनस f ऑफ जीरो अपॉन में x। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक बार के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर लेंगे, एक बार के लिए राइट हैंड लिमिट चेक कर लेंगे। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे तो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, है ना, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स अपॉन में, तो ये क्या आ जाएगी जीरो के इक्वल। सिमिलरली राइट हैंड साइड भी क्या आ जाएगी, जीरो के इक्वल, तो ये भी डिफरेंशिएबल हो जाएगा जीरो के पर, क्योंकि फेल सिर्फ जीरो के पर ही पॉसिबिलिटी थी करने की, और इसके अलावा किसी भी पॉइंट पे वो पॉसिबिलिटी ही नहीं है डिफरेंशिएबिलिटी के फेल कर जाएगी। तो इसका मतलब जीरो के ऊपर चेक किया, जीरो के ऊपर डिफरेंशिएबल निकल गया, पूरे आर के ऊपर निकल जाएगा, हेंस ये डिफरेंशिएबल पूरे आर के ऊपर। एफ कह रहे कि सिर्फ जीरो के ऊपर डिफरेंशिएबल है, गलत, कह रहे कि एफ है वो डिफरेंशिएबल नहीं है जीरो के ऊपर, ये भी गलत। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो ये क्वेश्चन इम्प्रॉपर इंटीग्रल में ये कुछ हमें टेस्ट वगैरह जैसे हम लिमिट फॉर्म टेस्ट होते हैं ये सब हमें चेक करने पड़ेंगे एक बार इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स के, तो उसी के बेस पे किया जा सकता है ये। अब देखो जैसे ये गिवन है π/2 1 अपॉन में रूट ऑफ साइन एक्स डी एक्स, हमें क्या बोल रहा है, हमें इसकी कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस को चेक करवा रहे हैं, है ना। तो इसकी कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस किस तरीके से चेक कर सकते हैं, देखो इसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको ऐसी फॉर्म में ले आते हैं ताकि हमें उसको लिमिट फॉर्म कंपैरिजन टेस्ट लगाना इजी पड़ जाए। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक बार के लिए क्या करती हूँ, साइन एक्स को टी पुट कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कोस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू में डी टी, तो डी एक्स कितना आ जाएगा, वन अपॉन में वन माइनस टी स्क्वायर, और इसका रूट, है ना। तो ये निकल गया, यहाँ पे इस इंटीग्रेशन के अंदर पुट कर देते हैं। अच्छा लिमिट भी तो चेंज होंगी, जब π/2 था, जब x मेरा π/2 था तब t मेरा क्या हो जाएगा 1 के इक्वल, एंड जब x मेरा पाई था तो क्या आ जाएगा 0 के इक्वल। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन में मॉडुलस साइन ये था रूट टी, एंड ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन में 1 माइनस टी स्क्वायर एंड डी टी। ठीक है, ये मुझे मिल गया। अच्छा यहाँ पे इसको थोड़ा सा अगर मतलब थोड़ा सा ऐसे लिखना चाहे तो अगर मैं इंटीग्रल की पोजीशंस भी चेंज कर देती हूँ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, हमें बस इसके पॉइंट के ऊपर चेक करना है। ठीक है, हमें सिर्फ इसकी जो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट बन रहा है उसके ऊपर चेक करना है कि क्या ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो उस केस में देखो अब मुझे यहाँ पे पता है कि इसके पास 0 एंड 1 दोनों ही इसके क्या बन रहे हैं, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट। तो एक बार के लिए इसको थोड़ा सा ऐसे तोड़ सकते हैं, है ना। ठीक है, प्लस में 1/2 से 0 1 अपॉन में रूट टी 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। यहाँ पे लिमिट फॉर्म कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई कर देते हैं, सबसे पहले इस वाले इंटीग्रल के ऊपर लगा देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं कि लेट एफ टी तो मेरे पास क्या है 1 अपॉन में रूट टी 1 माइनस टी स्क्वायर, एंड जी टी को ले लेते हैं कि ये 1/√t है। ठीक है, तो जैसे इसमें अप्लाई करते हैं तो ये क्या आएगा, लिमिट, अब देखो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी 0 के ऊपर चेक कर रहे हैं तो 0 के ऊपर चेक करेंगे तो 0 पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि 0 से नीचे तो है ही नहीं लिमिट। ठीक है, तो 1 अपॉन में टी 1/1 माइनस टी स्क्वायर एंड रूट टी जो जी टी है, एफ टी अपॉन जी टी निकाल रहे हैं यहाँ से, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ टी अपॉन में जी टी कैलकुलेट किया जा रहा है। ठीक है, लिमिट फॉर्म कंपैरिजन टेस्ट है सीधा साधा, तो यहाँ से इसको कैंसिल किया, 0 पॉजिटिव पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर गई, 1 हो गई, फाइनाइट आ गई। ठीक है, तो
अब ये क्या रूल बोलता है कि अगर ऐसा हुआ तो ft एंड gt ये दोनों कन्वर्ज करते हैं एंड डाइवर्जेस टुगेदर, एक साथ कन्वर्ज करते हैं और एक साथ डाइवर्ज करते हैं। तो यहाँ से देखो जो gt हम लेकर चले थे वो क्या लेकर चले थे, 0 से 1/2, ठीक है, 0 से 1/2 1/√t dt। अच्छा अगर इसको सोल्व करते हैं तो ये मेरे पास कैसा आता है, अच्छा इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे तो √2√t बनेगा और ये 0 से 1/2 पे जाएगा, ठीक है। तो इसकी लिमिट क्या आ गई, एग्जिस्ट कर गई। इसका मतलब ये जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रल है, ये क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। तो इसका मतलब ये कन्वर्ज कर रहा है, हेंस ft भी क्या कर जाएगा, कन्वर्ज कर जाएगा। तो इसका मतलब ये चीज मेरे क्या कर गई, कन्वर्ज कर गई। अब सिमिलरली इस इंटीग्रल के ऊपर लगा देंगे, यहाँ पे बनाएगा, ठीक है। इस इंटीग्रल के ऊपर अगर लगाते हैं तो यहाँ पे अब 1 क्या बन जाता है, इसके इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी का पॉइंट। तो सिमिलर तरीके से ले लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो सिमिलर वे से ऐसे ही इसको कंपैरिजन टेस्ट करके लगा देंगे, ठीक है। तो उसी तरीके से ये भी मेरे पास क्या निकल जाएगा, कन्वर्जेंट निकल जाएगा, ठीक है। अब अगर ऐसा हो गया तो फिर ये दोनों मेरे पास क्या हो जाएंगे, ये भी कन्वर्जेंट, ये भी कन्वर्जेंट, हेंस इसका मतलब ये मेरे पास कैसा हो जाएगा, कन्वर्जेंट। तो ये भी ओवरऑल कन्वर्जेंट हो जाएगा, है ना। तो इंटीग्रल मेरे पास क्या हो गया, कन्वर्जेंट, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन गलत हो गया। अब चलते हैं इसके ऊपर। तो इसमें क्या करना है, देखो इसमें होता है एक म्यू टेस्ट होता है, ठीक है। वो म्यू टेस्ट क्या बोलता है कि अगर मेरे पास कोई भी मुझे इंटीग्रल गिवन है a से b, या कोई भी मतलब इन 1 से इन्फिनिटी मान लो, या 0 से इन्फिनिटी मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है, या a से इन्फिनिटी मान लो। तो ये मेरे पास कुछ इस टाइप का गिवन है। तो कह रहा है कि यहाँ पे a अगर मेरे पास इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट बनता है, ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव x माइनस a की पावर n इंटू में fx। अगर ये लिमिट मेरे पास फाइनाइट आती है, और फाइनाइट किस केस के लिए आती है, अगर n मेरे पास लेस देन 1 होता है, तब तो ये जो इंटीग्रल है ना वो क्या कर जाता है, कन्वर्ज कर जाता है, ठीक है। और अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 के लिए आती है ना तो इंटीग्रल डाइवर्ज करता है। तो हमें यहाँ से सिर्फ इस n की वैल्यू चेक करनी पड़ती है कि वो फाइनाइट लिमिट आ रही है, वो n की कौन सी वैल्यू के लिए आ रही है, ठीक है। तो ये बस चेक करना है, तो वहां से हमें पता चल जाएगा कि वो जो इंटीग्रल हम लेकर चले हैं वो कन्वर्ज कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये गिवन जो है वो गिवन है a से इन्फिनिटी 1/x 1 प्लस में x² dx। इसको ऐसे लिख सकते हैं, a से 1 या a से b कुछ भी ले लो, एक फाइनाइट नंबर 1 प्लस x² dx एंड प्लस में b से इन्फिनिटी 1/x 1 प्लस x² dx। अच्छा अगर इसको देखें तो, और a मुझे कैसा गिवन है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 गिवन है, यानी a 0 भी हो सकता है और a है वो ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है। अगर a 0 हुआ तो इसके पास, इस इंटीग्रल के पास लिमिट, मतलब मेरे पास a के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करेगी, यानी कि इसका इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट बन जाएगा a, है ना। और अगर ऐसा हुआ तो ये इंटीग्रल मुझे चेक करना पड़ेगा म्यू टेस्ट अप्लाई करके। तो एक बार के लिए ले लेते हैं कि a है वो 0 के इक्वल है, ठीक है। a अगर 0 के इक्वल है तो जो इंटीग्रल बनेगा वो क्या बनेगा, 0 से इन्फिनिटी पूरा ही ले लेते हैं, ठीक है, 0 से इन्फिनिटी ले लेते हैं 1/x 1 प्लस में x² dx। यहाँ पे म्यू टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो म्यू टेस्ट क्या बोलता है कि लिमिट, अब मुझे पता है कि 0 इसका लिमिट इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव x माइनस 0 की पावर n इंटू में f ऑफ x, क्या है ये, x/1 प्लस √1 प्लस x², ठीक है, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव हो जाएगा x की पावर n अपॉन x 1 प्लस x², ठीक है। इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, है ना। तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव x की पावर n माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस x²। अच्छा इसकी लिमिट होगी, वो फाइनाइट चेक करनी है कि किन किन n के लिए फाइनाइट आ रही है। अच्छा यहाँ पे अब मेरे पास इस n-1 को अगर मैं नेगेटिव ले लेती हूँ, अगर n-1 को नेगेटिव लिया तो ये देखो ये वाली जो टर्म है पूरी, ये वाली, ये पूरी इसके डिनोमिनेटर में चली जाएगी, क्योंकि अगर नेगेटिव हो तो x की पावर नेगेटिव हो गई, और डिनोमिनेटर में जाने के बाद जब मैं जैसे ही 0 अप्लाई करूंगी तो ये इन्फिनिटी को चला जाएगा। तो इसका मतलब जब n को मैं
लेस देन 0, n-1 को लेस देन 0 ले रही हूँ, दैट इज n को मैं लेस देन 1 ले रही हूँ, तो उस केस में ये इन्फिनिटी जा रही है। तो इसका मतलब ये तो फाइनाइट नहीं आ रही उस केस में। अच्छा, फाइनाइट किस केस में आ रही है वो हमें चेक करना है ना। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव x की पावर n-1 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी फाइनाइट लिमिट आनी चाहिए। और फाइनाइट लिमिट कब आएगी? जब मुझे ये पता चलेगा कि जो n-1 है ये क्या है, ग्रेटर देन 0, क्योंकि तभी ये चीज ऊपर ही रहेगी न्यूमरेटर में। और न्यूमरेटर में रहेगी तो इसके ऊपर तो देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये 0 को जा रही है लिमिट। तो और ये वैसे भी अंदर वाला पॉजिटिव रहना है, क्योंकि एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव है, 1 भी पॉजिटिव है, तो ये चीज तो पॉजिटिव रहेगी। तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा सिर्फ इसके ऊपर। तो यहाँ पे n-1 को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0, तभी तो उसकी फाइनाइट लिमिट आ पाएगी। और n अगर ग्रेटर देन n-1 ग्रेटर देन 0 हुआ, ठीक है, या तो ग्रेटर देन 0 या फिर इक्वल 0 भी हो सकता है। कहने का मतलब अगर ये n-1 0 के इक्वल हो गया तो भी एग्जिस्ट कर जाएगी। तो n है वो क्या हो गया, अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 हो गया तो उस केस में फाइनाइट लिमिट आ रही है। और अगर देखो n है वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो उस केस में क्या बोलती है कि डाइवर्जेंट होगी। तो हमें क्या पता चला कि ये a से 0 से इंफिनिटी 1/x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये मेरे पास क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। अब देखो इसको सिर्फ 0 के ऊपर प्रॉब्लम थी, ठीक है, तो 0 के अलावा इसको किसी के ऊपर भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब क्या बोल रहा है कि इंटीग्रल होगा वो a जब 1/2 रहेगा तो कन्वर्ज कर जाएगा, बिल्कुल कर जाएगा, क्योंकि उसके पास 1/2 से लेके इन्फिनिटी के बीच में कोई भी ऐसी नहीं है जो उसको क्या कर रही है, इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी का पॉइंट बन रही है। तो उसके लिए वो कन्वर्ज कर जाएगा, ठीक है। a को जब 1/2 लेंगे तो उसके इसमें कन्वर्जेंट होगा, लेकिन a को जब 0 लेंगे तब कन्वर्जेंट नहीं होगा। तो इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है। और ये कह रहे फॉर ऑल ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो a इक्वल्स टू 0 के लिए तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। हेंस इसका फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चंस, ये पार्ट सी के क्वेश्चंस थे सारे, ठीक है। और काफ़ी अच्छा पोर्शन आया था, मतलब कहने का मतलब रियल एनालिसिस आपका कम से कम इसमें ये 8 क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस किए हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 38 मार्क्स के क्वेश्चंस हो गई है, ठीक है। उसके अलावा भी शायद 1-2 क्वेश्चंस बचे हैं जो काफ़ी इजी आए थे। एक क्वेश्चन था कि 1-1 एंड कॉन्टिन्यूस फंक्शन अगर गिवन है, f है वो मुझे एक 1-1 एंड कॉन्टिन्यूस फंक्शन गिवन है, और फिर उसने ऑप्शंस दिए थे कि ये इंक्रीज करेगा, डिक्रीजिंग होगा, या आइदर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा, कुछ इस टाइप के ऑप्शंस आए थे। तो देखो ये हमें पता है अगर 1-1 और कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो वो या तो डिक्रीजिंग होगा या फिर इंक्रीजिंग होगा, ठीक है, या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो उस केस में आइदर वाली चीज आ जाएगी, ठीक है। तो वो भी पार्ट सी का क्वेश्चन था, तो बहुत ईजी क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट के अंदर आप बता सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।